एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योमिट्स। तो आज के वीडियो में मैं आपको महाराष्ट्र का जो इंजीनियरिंग काउंसलिंग है वो आज से स्टार्ट हो गया है। तो जो इंजीनियरिंग का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है महाराष्ट्र का, वो भी आज से उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। तो इस वीडियो में मैं आपको जो भी फॉर्म है एमएसटी सीटी का, जिससे इंजीनियरिंग का एडमिशन होता है, तो जो उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसको स्टेप बाय स्टेप कौन सी साइट पे जाना है, स्टेप बाय स्टेप कैसे भरना है, क्या क्या पॉइंट्स भरने हैं, क्या नहीं भरना है, वो पूरा मैं एक एक लाइन आपको यहाँ अच्छे से डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को कहीं भी बीच में मत स्किप करना, क्योंकि आपसे फॉर्म भरने का कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस नहीं होना चाहिए। क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट आपने पढ़ाई की और एमएसटी सिटी का स्कोर कार्ड आया, उतना ही इंपॉर्टेंट फॉर्म भरना भी है। तो आप वीडियो को अच्छे से एक एक चीज देखो और फॉर्म खुद ही भरो अच्छे से। किसी काउंसलर को, किसी साइबर वाले को, किसी को 1 रुपए देने का गरज नहीं है। यहाँ आपको एक एक स्टेप अच्छे से समझाया जाएगा। उसके अलावा आगे के अपकमिंग वीडियोस में कैसे कौन से कॉलेज डालने हैं, मुंबई में, पुणे में क्या चॉइस फिलिंग करना है, लो परसेंटाइल कंप्यूटर इंजीनियरिंग, लो परसेंटाइल आईटी के कॉलेजेस कौन से है मुंबई पुणे में, फीस स्ट्रक्चर क्या है कैटेगरी वाइज कॉलेजेस की, इन सब पे भी वीडियो आने वाला है। तो बस आप चैनल सब्सक्राइब रखो, वेल नोटिफिकेशन बटन दबा के रखो। आपको यहाँ महाराष्ट्र इंजीनियरिंग काउंसलिंग का एक एक अपडेट फ्री में मिलने वाला है। और इसके अलावा ऑलरेडी मैंने टॉप के इंस्टीट्यूट जो भी हैं मुंबई पुणे के, उनके तो मैंने ऑलरेडी वीडियो कट ऑफ के बना दिए लास्ट ईयर के, सारे ब्रांचेस के सेपरेट सेपरेट हर कॉलेज का वीडियो है। तो बस आप चैनल से कनेक्ट रहो। मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर योगेश कुमार है। आई एम एमबीबीएस इंटरनेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जलगांव। ठीक है, तो गाइस आप चैनल बस सब्सक्राइब रखो, आपको सब कुछ अपडेट यहाँ मिलने वाला है। ठीक है, अब मैं इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात करता हूँ। जो इंजीनियरिंग का रजिस्ट्रेशन होता है वो उसके लिए एग्जाम एमएसटी सीईटी है, और जो साइट है वो आपको ओपन करना है www.mahacity.org। ठीक है, आपको सामने दिख रहा होगा 2025। जैसे ही आप ये डालेंगे और ओपन करेंगे तो एक विंडो ओपन होगा, और उसमें जो पहली साइट आएगी उसका नाम रहेगा सीईटी सेल, और आपको इस पे साइट पे प्रॉपर्ली क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करोगे वैसे ही आपका एक न्यू विंडो ओपन होगा। ध्यान रखो कि आप डेस्कटॉप मोड पे रखो। ठीक है, न्यू विंडो ओपन होगा और उस न्यू विंडो में आप देखोगे तो लिखा रहेगा एडमिशन पोर्टल फॉर एकेडमिक ईयर 2025-2026। मतलब वही पहला वाला ऑप्शन आप यहां से क्लिक करो। जैसे ही आप फर्स्ट ऑप्शन क्लिक करोगे आपका विंडो ओपन होगा कैप 25-26। ठीक है, तो इसमें आप नीचे जाओगे तो 2 कॉलम्स दिख रहे हैं, टेक्निकल एजुकेशन और हायर एजुकेशन इस साइड में। तो टेक्निकल एजुकेशन में आपको जाना है, उसमें भी पोस्ट ग्रेजुएट में नहीं जाना है। नीचे अगर आप जाओगे तो अंडर ग्रेजुएट में जाना है, जहां आपको क्लिक करना है बीई और बीटेक को। ठीक है, जैसे ही आप बीई और बीटेक को क्लिक करोगे तो आपका विंडो ओपन हो जाएगा न्यू रजिस्ट्रेशन और ऑलरेडी रजिस्टर्ड। ठीक है, उससे पहले सीटी का शेड्यूल देख लेते हैं रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन का जो शेड्यूल है अपना, वो आज से स्टार्ट हो गया है 28 जून से लेके 8 जुलाई तक है, 8 जुलाई तक है 5 बजे तक। बट इसमें एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ कि आगे भी 2-3 दिन एक्सटेंड होता है, बट उसमें लेट फी अप्लाई होता है। तो आपको लास्ट डे रस नहीं रखना है, 4-5 तक, इतना भी जल्दी मत करो, लेकिन 4-5 तारीख तक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लो, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह भी रहता है। कुछ रिजेक्ट हो गया तो आप विद इन टाइम लिमिट सही कर सकते हो। तो इसलिए 4-5 तारीख तक करो, लास्ट डे मत रस रखो, क्योंकि बहुत से लोग अप्लाई करते हैं और फिर सर्वर डाउन आता है। ठीक है, तो लास्ट डे रस नहीं रखना। एक बार आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया तो आपका फॉर्म वेरिफिकेशन वगैरह 9 तारीख तक शाम को आपके 5 बजे तक फॉर्म का वेरिफिकेशन वगैरह रहेगा, स्क्रूनिटी वगैरह रहेगा, क्या है वो सब मैं समझाऊंगा। फिर आपकी एक मेरिट लिस्ट आएगी साइट पे, 12 तारीख को आपका साइट पे एक मेरिट लिस्ट आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, कुछ भी अगर आपको करेक्शन है मेरिट लिस्ट में या कहीं भी, तो आप वो 13 से 15 तारीख तक कर सकते हो। और फिर 17 तारीख को एक फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। अगर कुछ करेक्शन वगैरह है तो किसी भी कैंडिडेट का फॉर्म रिवर्ट बैक हुआ है तो आप वो 13 से 15 तारीख के बीच में सही कर सकते हो। और फिर उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी 17 तारीख को आने वाली है, यानी कि 17 जुलाई 17 जुलाई को। तो ये आपका कंप्लीट अभी तक का शेड्यूल है। ठीक है, अब आप बैक जाओ, मैंने आपको शेड्यूल बता दिया है। अब आप इसमें न्यू रजिस्ट्रेशन और ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन में आपको जाना है यहाँ। ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी रजिस्टर में आपको जाना है यहाँ। ठीक है, जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन और ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन में जाओगे तो आपका
एक और विंडो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ एक साइन इन वाला ऑप्शन है, एक न्यू यूजर है। अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो आपको न्यू यूजर में जाके रजिस्टर करना है, और अगर आपने बेसिक रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आपको वो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के यहाँ अपना फॉर्म आप फिर से ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो अगर नहीं रजिस्टर किया है तो आप न्यू यूजर में जाओ और यहाँ आप रजिस्टर ऑप्शन पे क्लिक कर दो। ठीक है, रजिस्टर ऑप्शन पे क्लिक करो। जैसे ही आप रजिस्टर ऑप्शन पे क्लिक करते हो ना, वैसे ही आपका रजिस्टर में कुछ ऐसे कॉलम्स आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला कॉलम जो है वो फर्स्ट नेम एंड मिडिल नेम का आपको दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप फर्स्ट कॉलम देखोगे तो आपको यहाँ फर्स्ट नेम एंड मिडिल नेम का दिया है। तो फर्स्ट नेम मतलब आपका नाम, मिडिल नेम मतलब आपके फादर का नाम, जो भी एसएससी और एचएससी मार्कशीट पे है वही भरना। ठीक है, दूसरा कुछ मत भरना। और लास्ट नेम आपका जो सरनेम है, लेकिन कोई कोई कैंडिडेट होता है कि कोई कोई लोग सरनेम नहीं लिखते, तो आपको लास्ट नेम में डॉट डाल के खाली छोड़ देना है, मतलब सिर्फ डॉट डाल दो और खाली छोड़ दो। ठीक है, समझा आपको इतना? फिर नीचे आपको अपना ईमेल लिखना है, नीचे आपको ईमेल डालना है अपना। अच्छा, ईमेल वो वाला डालना ना जो आपका जिसपे नोटिफिकेशन आता हो। क्या होता है, कुछ कुछ ईमेल्स अपने ऐसे होते हैं पुराने वाले जिसपे नोटिफिकेशंस वगैरह नहीं आती, तो ऐसा ईमेल डालना जिसपे प्रॉपर नोटिफिकेशन आता हो, क्योंकि सारे मैसेजेस इसी पे आने वाले हैं, तो ईमेल प्रॉपर डालना। फिर सबसे इंपॉर्टेंट होता है पासवर्ड। पासवर्ड कैसे डालना है? पासवर्ड एकदम इजी भी नहीं डालना चाहिए, हैक होने का चांस होता है। पासवर्ड एकदम हार्ड भी नहीं डालना चाहिए कि मैं भूल गया, ऐसा कुछ नहीं। पासवर्ड एकदम सिंपल सा एक मीडियम डालना है। पहले तो आप कोई वर्ड डाल दो, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, योमेट्स या कोई भी वर्ड जो आपको पसंद हो, एक वर्ड ले लो। फिर एक कोई भी सिंबल ले लो, एट द रेट हो गया, हैशटैग हो गया, डॉलर का सिंबल हो गया, एस्ट्रिक हो गया, कोई एक सिंबल ले लो। फिर एक कुछ नंबर ले लो 3 या 4 डिजिट का, कोई ईयर ले लो या कोई आपका फेवरेट नंबर है, फोन नंबर है किसी का, या आपका ओड ले लो। ठीक है, 4। तो ऐसा आपका पासवर्ड होना चाहिए, जैसे कि एग्जांपल योमेट्स एट द रेट 2025 तो ऐसा पासवर्ड डालो। फिर उस पासवर्ड को यहाँ कंफर्म करो, अपना डेट ऑफ बर्थ डालो और फिर यहाँ जाके आप रजिस्टर कर दो। तो ये आपका बेसिक प्रोसेस जो है रजिस्टर वाला, यह आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे ना, वैसे ही आपका एक ईमेल वेरिफिकेशन का यहाँ विंडो ओपन होगा, जहां आपको जो भी ईमेल आपने रजिस्टर किया है उस पे वेरीफाई ईमेल करके एक ऑप्शन आएगा। ठीक है, अगर फिर भी आपको ईमेल नहीं आया ना, तो आप उसको ईमेल में, एक तो होता है प्राइमरी इनबॉक्स और एक होता है स्पैम, तो स्पैम में जाके उसको नॉट अ स्पैम करके चेक कर सकते हो। ठीक है, और एक बार अगर ईमेल वहां ईमेल में जाके आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है। एक बार वहां अगर आपने वेरीफाई पे क्लिक कर दिया तो फिर आपको यहाँ क्लिक हियर करना और यहाँ से फिर री लॉग इन करना है। मतलब अब हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, मतलब हमारा ईमेल आईडी पासवर्ड हो गया है रजिस्टर्ड। अब हम उससे आगे का फॉर्म प्रोसीड कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि ईमेल आपको कैसा आएगा, वो भी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ठीक है, तो जब आप देखोगे ना तो आपके ईमेल में ऐसा कुछ आया रहेगा। ईमेल वेरिफिकेशन में आपको जो ब्लू कलर का बटन दिख रहा है ना, वेरीफाई ईमेल, उस पर क्लिक कर देना है और ईमेल आपका वेरीफाई हो जाएगा। और फिर उसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के, क्योंकि अब आपने रजिस्टर कर लिया है तो अब आप ऑलरेडी लॉगिन में आ गए, तो अब आपको ईमेल और पासवर्ड डाल के अपना विंडो ओपन करना है और पूरा फॉर्म स्टार्टिंग से, मतलब बेसिक तो डेटा डाला था हमने, स्टार्टिंग से भरना स्टार्ट करना है। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया है। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको सिंपल फिर से इसी विंडो पे आना है और इस विंडो पे अब आप न्यू यूजर नहीं रह गए, अब आपने ईमेल अपना वो कर दिया, तो आप रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के आपको साइन इन करना है और फिर आपका नया फॉर्म ओपन होगा। ठीक है, तो अब आप जैसे ही आपने ऑलरेडी ईमेल डाला, पासवर्ड डाला और रजिस्टर किया, तो अब आपका फॉर्म एक्चुअल ओपन हो रहा है। यहाँ सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल्स पूछ रहे हैं, तो आपको यहाँ अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर वही डालना जो ज्यादातर आपके पास हो। सबसे पहले तो ये पेरेंट्स का नंबर नहीं डालने का, अपना डालने का, क्योंकि ज्यादातर आपके पास मोबाइल होना चाहिए। दूसरा, जिसपे ओटीपी आता हो, और सबसे मेन चीज, अगर आपके मोबाइल में रिचार्ज नहीं है, जियो वगैरह का सिम है, तो ओटीपी नहीं आएगा। ठीक है, तो रिचार्ज होना चाहिए, ऐसे नंबर को ही आप मोबाइल नंबर यहाँ इंटर करो। ठीक है, फिर आपको अपने पापा का नाम डालना है, सिर्फ पापा का नाम डालो, पूरा नाम पापा का नहीं लिखना है। ठीक है, और फिर मदर नेम डालना है, मदर नेम भी सिर्फ पहला नाम उनका डाल दो बस। फिर अपना जेंडर डालना है, आपको जेंडर्स का ऑप्शन देखो आ रहा है। फिर आपको
रिलीजियन डालना है। रिलीजन में आप देख सकते हो हिंदी, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख सब कुछ ऑप्शन में है, ठीक है। रिलीजन के बाद आपको रीजन डालना है कि आप कौन से रीजन में रहते हो, ठीक है। आप यहाँ ऑप्शन में देख सकते हो सेलेक्ट रीजन। तो रीजन के दो ऑप्शन है, एक रूरल एक अर्बन। अगर आप विलेज साइड रहते हो तो आपको रूरल डालना है, अगर आप सिटीज में रहते हो, सिटीज के पास रहते हो, तो आपको अर्बन डालना है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ आपको। नेक्स्ट उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है मदर टंग। मदर टंग क्या, देखो मोस्टली तो मराठी ही डालना है, सारे बच्चे का मोस्टली मदर टंग मराठी ही है, बट कुछ कुछ बच्चे हैं जिनका अलग मदर टंग भी रहता है, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, तमिल, मलयालम, ये सब भी मदर टंग रहता है। तो उस केस में आपको मदर टंग वो वाला आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। मदर टंग का एक और फायदा क्या है, जो भी अदर जो भी अदर देन मराठी जो भी स्टूडेंट्स है अपेयर कर रहे हैं, तो माइनॉरिटी कॉलेजेस में आपको थोड़ा सा चांसेस लो कट ऑफ पे, आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आईटी, इनके आपको लो कट ऑफ पे भी मिलने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ आपको मदर टंग सिलेक्ट करना है। अब आपको माइनॉरिटी कॉलेज में अगर एडमिशन लेना है तो आपको एक बात याद रखो कि आपका मदर टंग जो भी है वो आपके लिविंग सर्टिफिकेट पे लिखा होना चाहिए। जो भी 10th का लिविंग सर्टिफिकेट है, 12th का लिविंग सर्टिफिकेट है, वहां मदर टंग क्लियर कट आपका लिखा होना चाहिए। जैसे ये गुजराती है तो वहां गुजराती लिखा होना चाहिए। इन केस नहीं है तो फिर आपको यहाँ सीटी सेल पे प्रोफोर्मा होता है, ठीक है, आपको एफिडेविट बना के अटैच करना पड़ेगा और वो डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। बट जनरली लिविंग सर्टिफिकेट पे मदर टंग होता है। तो मदर टंग अगर आपका कुछ अदर मदर टंग्स है तो उससे क्या होगा, उससे आप माइनॉरिटी से कुछ कुछ कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर मदर टंग के बाद जो नेक्स्ट अपना आता है, आपको अपना नेशनैलिटी सिलेक्ट करना है। तो आप सीधा सीधा मोस्टली तो सब इंडियंस ही है, इंडियन सेलेक्ट कर लो। फिर आपको अपना एक एनुअल इनकम सिलेक्ट करना है। एनुअल इनकम अगर आपका 8 लाख के नीचे है तो आपको मतलब हर कैटेगरी वाइज कंसेशन होता ही है, बट ओपन में भी कंसेशन है। ओपन में अगर आपका इनकम 8 लाख के नीचे तो आप ईबीसी के अंडर आते हो, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास। तो फिर आपको उसमें फीस में गर्ल्स है तो 100% ट्यूशन फी में कंसेशन होता है, बॉय है तो 50% ट्यूशन फी में कंसेशन होता है। ट्यूशन फी की बात कर रहा हूँ, बाकी अदर फीस तो लगते हैं, बट मोस्टली ट्यूशन फी ही होता है किसी भी कॉलेज का ज्यादा। तो आपको यहाँ आपका फैमिली इनकम सिलेक्ट करना है। जो भी आपका फैमिली इनकम है, 1 लाख से 1.5 लाख, 1.5 लाख से 2 लाख, जो भी है वो आपको सिलेक्ट करना है। वो पूरा आप देख लो, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट पे आपके लिखा होता है, इनकम सर्टिफिकेट बनवा लेना, ठीक है। या आप अपने फादर से पूछ के भी भर सकते हो। नेक्स्ट सिलेक्ट मार्शल स्टेटस, मैरिड हो या अनमैरिड हो, मोस्टली सब अनमैरिड हो तो अनमैरिड भर देना। नेक्स्ट आप अपना एड्रेस भरो, परमानेंट एड्रेस जो भी है, आपको 3 कॉलम दिया, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, एड्रेस लाइन 3 में मिला जुला के भरो। फिर आता है सबसे मेन, स्टेट वगैरह आपको सिलेक्ट करना है। जैसे आप महाराष्ट्र से हो तो आपको यहाँ महाराष्ट्र सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। महाराष्ट्र स्टेट सिलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। जैसे मैं मुंबई सबर्बन से हूँ तो यहाँ मैं मुंबई सबर्बन डालूंगा, मुंबई सबर्बन सेलेक्ट करो, ठीक है। फिर स्टेट सेलेक्ट करो, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करो, स्टेट फिर से एक बार करना पड़ेगा, ठीक है। वो चला गया स्टेट, जैसे मैंने महाराष्ट्र सेलेक्ट किया, ठीक है। फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लो, जैसे मैंने मुंबई सबर्बन ले लिया। अब जैसे ही आपने स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया तो आपके नियर के तालुकास आ जाएंगे जहां आपका तहसील ऑफिस होता है, जहां से आपका डोमिसाइल बनता है। जैसे मेरा मुंबई में भी बोरीवली से डोमिसाइल बना है तो मैंने यहाँ बोरीवली सेलेक्ट किया। फिर सेलेक्ट विलेज, आपका वही कांदीवली, चारकोप, जो भी एरिया पर्टिकुलर नजदीकी एरिया यहाँ ऑप्शन में आएगा वो सेलेक्ट करो और अपने रेजिडेंस का पिन कोड डालो। तो ये आपको करना है। फिर अदर डिटेल्स में आपको क्या पढ़ना है कि आप महाराष्ट्र का डोमिसाइल हो कि नहीं, महाराष्ट्र का डोमिसाइल है कि नहीं आपके पास। अगर है तो आपको यस यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, सिंपल यस वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद वो लोग आपसे माइनॉरिटी डिटेल्स पूछेंगे कि आप माइनॉरिटी में आते हो क्या। अब माइनॉरिटी डिटेल भी 2 टाइप का होता है, ठीक है। अगर आप माइनॉरिटी में आते हो तो आपको यस सिलेक्ट करना है, नहीं आते हो तो नो सिलेक्ट करना है। सर माइनॉरिटी होता क्या है, 2 टाइप का माइनॉरिटी होता है। एक होता है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, अगर मैंने माइनॉरिटी को यस किया, नो किया तो कुछ नहीं, सीधा सीधा अगर मैंने यहाँ नो सिलेक्ट कर दिया, इसे देखो मैंने यहाँ नो सिलेक्ट किया मान लो, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आगे का फॉर्म आप भरो।
लेकिन अगर आप माइनॉरिटी में आते हो तो आप यस सेलेक्ट करो। अब कैसा होता है, दो तरीके की माइनॉरिटी होती है, एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी होती है, एक रिलीजियस माइनॉरिटी होती है। तो पहले रिलीजियस माइनॉरिटी की बात करते हैं। तो कुछ कॉलेजेस रिलीजियस माइनॉरिटी भी रहते हैं, मतलब जहां रिलीजन के हिसाब से भी स्टूडेंट्स को कट ऑफ में कंसेशन मिल जाता है, लो कट ऑफ में भी वो ब्रांच मिल जाता है। जैसे कुछ कॉलेजेस मुस्लिम माइनॉरिटी होते हैं, क्रिश्चियन माइनॉरिटी होते हैं, सिख माइनॉरिटी होते हैं, तो ये है रिलीजियस माइनॉरिटी। जैन माइनॉरिटी होते हैं, बुद्धिस्ट माइनॉरिटी होते हैं। फिर उसी तरह लैंग्वेज माइनॉरिटी भी होता है। लैंग्वेज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी क्या होता है, लैंग्वेज माइनॉरिटी, जैसे गुजराती, जैन गुजराती, हिंदी, तमिल, मलयालम, तो उस बेस पे। तो अगर आपका कोई भी मदर टंग ऐसा कुछ है या आपका रिलीजन का कुछ है तो आप ये माइनॉरिटीज के ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। रिलीजियस माइनॉरिटी या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, तो आपके रीजन में आपको अच्छी ब्रांच माइनॉरिटी से लो कट ऑफ में मिल जाएगी। फिर आपको आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, यहाँ भी दो ऑप्शन आने वाला है, यस और नो। तो अगर है तो यस, नहीं है तो नो, सिंपल से। फिर आपको एसएससी का पासिंग ईयर लिखना है, जो भी पासिंग ईयर है। जैसे अगर इस साल ही जिसने 12th अपीयर किया है, जिनका 12th इसी साल हुआ है, मोस्टली तो ऐसे ही बच्चे होंगे, तो फिर उनके लिए जो पासिंग ईयर रहेगा एसएससी का, वो सिंपल सा है, 2023 रहेगा एसएससी का 10th का। फिर कितना परसेंटेज मिला है आपको वो लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको इक्विवेलेंट बोर्ड लिखना है, कौन सा बोर्ड से, जैसे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड है तो वो सिलेक्ट करना है। फिर स्कूल स्टेट सिलेक्ट करना है, किस स्टेट से आपने एसएससी किया है, जैसे आपने महाराष्ट्र से किया है तो यहाँ महाराष्ट्र आपको सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। फिर आपको एक ऑप्शन पूछेगा कि क्या आपने 12th एग्जाम के लिए अपीयर किया है, अपीयरिंग या अपीयर्ड 2025 में, तो आपको यहाँ यस सेलेक्ट करना है, ठीक है। और अगर आपने यहाँ नो सेलेक्ट किया कि नहीं मैंने अपीयर नहीं किया, तो फिर आपसे वो जिस साल आपने एसएससी कंप्लीट किया है, मतलब इस साल आपने नहीं अपीयर किया ना, तो पहले रिपीट किया होगा आपने, तो आपने जिस साल अपीयर किया है वो बताना पड़ेगा, और एचएससी का बोर्ड लिखना पड़ेगा, मार्क्स टाइप कैसा है, सीजीपीए है कि परसेंटेज है, ठीक है, और इक्विवेलेंट परसेंटेज टोटल कितना है वो बताना पड़ेगा। और उसके बाद सेव चेंजेस करके आप जब करोगे तो आपका आगे का विंडो ओपन हो जाएगा। आई थिंक इतना आपको क्लियर हुआ। तो स्टार्टिंग से मैंने यहाँ डिटेल बता दिया आपको, मोबाइल नंबर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, रिलीजन, रीजन, मदर टंग, नेशनैलिटी, एनुअल इनकम, मार्शल स्टेटस, परमानेंट एड्रेस। फिर एड्रेस जो भी दो एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस, करस्पॉन्डेंट एड्रेस, सेम एस कर देने का, इतना कुछ इसका इशू नहीं है। और फिर अदर डिटेल में वही डोमिसाइल वगैरह का जो भी मैंने आपको बताया, एसएससी और एचएससी का डिटेल पूछेगा, और सेव चेंजेस करके आपको आगे बढ़ना है। समझा क्या इतना, ठीक है। अब जैसे ही आप बेसिक डिटेल्स भर दिए और सेव एंड चेंजेस किए, तो जो आपका बेसिक डिटेल था बेसिकली वो आपका प्रोफाइल था। तो अब आपको बस कैप में जाना है, सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ कैप पे जाके क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप कैप पे जाके क्लिक करोगे तो आपका यूजी का आएगा, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, और उस पे जाके आपको रजिस्टर्ड नाउ करना है। और जब आप रजिस्टर्ड नाउ करोगे तो आपको अपने एमएसटी सीटी 2025 का जो भी आपको डिटेल है वो आपको यहाँ डिटेल आपको देना है, ठीक है। जैसे कि हैव यू अपीयर्ड फॉर द एमएसटी पीसीएम एमएसटी सीटी 2025, तो अब यहाँ आपको यस करना है। जैसे ही आप ऑब्वियसली अगर आप इंजीनियरिंग का काउंसलिंग कर रहे हो तो यस तो करोगे। तो अब आपको यहाँ तीन चीजें दिया है, एक पीसीएम का एमएसटी सीटी का एप्लीकेशन नंबर लिखना है। आपको दो चीजें अपने साथ रखना है, एक आपका एडमिट कार्ड, एक आपका स्कोर कार्ड। तो एडमिट कार्ड और सीटी का रिजल्ट साथ में रखो, तो उसमें एक एप्लीकेशन नंबर लिखा होता है वो लिखना है, और फिर उसी का पीसीएम का एक रोल नंबर भी लिखना है। सीईटी का एप्लीकेशन नंबर अलग है, रोल नंबर अलग है, तो दोनों यहाँ भर देना। जब आप देखोगे एडमिट कार्ड रिजल्ट पे तो दिया रहेगा, प्रॉपर लिखा रहेगा एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, और फिर जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो लिखना है, ठीक है। और फिर आपका चेक पीसीएम सीटी डिटेल्स। आप गवर्नमेंट को बेवकूफ नहीं बना सकते, आप जो यहाँ रिजल्ट डालोगे वो ऑटोमेटिक फिर वहां से उनको आपका रिजल्ट पता चल जाता है। फिर उसके अलावा बहुत सारे बच्चे क्या होता है पीसीबी सीटी भी दिए रहते हैं, तो अगर आपने पीसीबी सीटी नहीं दिया है तो नो, और अगर दे दिया है तो यस करके उसका भी डिटेल भर दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और फिर उसके बाद आपको यहाँ टिक कर देना है आई हैव रीड ऑल प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस, और फिर उसके बाद ये आपका डिटेल आपने भर लिया, ये आपका हो गया इतना,
ठीक है, समझा क्या इतना आपको? ठीक है, तो अब जैसे ही आप एमएसटी सीटी का अपना डिटेल देख लेते हो और डिटेल वगैरह प्रॉपर है, उसके बाद आप सेव एंड प्रोसीड करते हो, आगे बढ़ते हो, तो जो डेटा आपने पहले भरा था ना, अपना नाम वगैरह बेसिक डिटेल्स भरा था, तो यहाँ वो पूरा लिख के आ जाएगा, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, ठीक है, जेंडर आपका, डेट ऑफ बर्थ। बस नया क्या ऑप्शन रहेगा कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको कंफर्म करना रहेगा, जेंडर पूरा, रिलीजन, रीजन, एनुअल फैमिली इनकम आपका क्या है, मदर टंग क्या है, ये हमने पहले बेसिक डिटेल में भर लिया है, ठीक है, नेशनैलिटी क्या है, फिर एड्रेस वगैरह जो हमने भरा था, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तालुका, विलेज, ये सब आपको डिटेल आएगा। आपका यहाँ मोबाइल नंबर लिखा रहेगा और आपका इधर ईमेल आईडी लिखा रहेगा, ठीक है। तो वो एक बार आपको चेक करने बोलेगा कि आप चेक कर लो आपका मोबाइल नंबर राइट है या नहीं, या आपका ईमेल आईडी राइट है या नहीं, ठीक है, क्योंकि इसी मोबाइल नंबर पे देखो उन्होंने लिखा है, इसी मोबाइल नंबर पे आपका ओटीपी वगैरह जाएगा। तो जैसे ही आप कैप्चा डालोगे, कैप्चा डालना है आपको, और कैप्चा डालने के बाद आपको फिर से आगे का सेव एंड प्रोसीड करना है। तो आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया। अब जैसे ही आपने सेव एंड प्रोसीड किया, तो जो आपने मोबाइल नंबर डाला था ना, उस पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ डाल देना है, और डालने के बाद वो ओटीपी वेरीफाई करेगा। अगर आपका ओटीपी वेरीफाई हो गया, तो फिर एक ऐसा विंडो ओपन होगा जहां आपको एक आपकी एप्लीकेशन आईडी मिलेगी। तो आप जनरली इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेने का, वैसे तो आपके मोबाइल नंबर पे आ जाएगा एप्लीकेशन आईडी, बट आप फिर भी एक स्क्रीनशॉट लेके रखने का, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको क्लिक करना है प्रोसीड टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। अब इसके बाद जो विंडो ओपन होगा ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ जो विंडो ओपन हुआ है, आप देख सकते हो इस विंडो में आपको लिखा है सेलेक्ट स्क्रूनिटी सेंटर वेरिफिकेशन मोड ऑप्शन। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, वो डॉक्यूमेंट्स का चेकअप होता है कि वो डॉक्यूमेंट प्रॉपर है या नहीं, या उनमें कुछ गड़बड़ वगैरह तो नहीं है। तो वो डॉक्यूमेंट चेक करने के दो तरीके, एक फिजिकल स्क्रूनिटी मोड है, एक ई स्क्रूनिटी मोड है। फिजिकल स्क्रूनिटी मोड में आपको वहां जाना पड़ेगा सेंटर पे, आपके नजदीकी सेंटर पे, और आपको अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे। ई स्क्रूनिटी में आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो लोग ऑनलाइन ही देख लेंगे। अब मैं आपको दोनों का एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताता हूँ। फिजिकल स्क्रूनिटी मोड में बस यही है कि आपको वहां जाना पड़ता है, ये डिसएडवांटेज है। बट इसके काफी एडवांटेज है कि जैसे कि अगर आप किसी कैटेगरी से हो, ओबीसी हो, बीजे हो, एनटीबी, एनटीसी, एनटीडी, या किसी भी कैटेगरी से हो, तो आपको कास्ट वैलिडेशन सर्टिफिकेट वगैरह रहता है, और आपके सारे जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, या कोई भी कैंडिडेट हो, तो अगर आप वहां जाके फिजिकली चेक करा रहे हो तो वो बहुत अच्छा रहता है। तो कुछ भी अगर गलत रहता है तो लोग बता देते हैं। तो अगर टाइम से पहले रहता है तो आप थोड़ा सा, आपको टाइम मिल जाता है और आप उन चीजों को सही कर सकते हो। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि फॉर्म आप 2-3 दिन में भर दो, और 2-3 दिन बाद आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए प्रोसीड करो, और किसी कॉलेज में, नियरेस्ट कॉलेज में जाके स्लॉट बुक कर दो। तो कुछ भी गड़बड़ रहेगा तो आपको 4-5 दिन पहले पता चल जाएगा। अब बात करते हैं ई स्क्रूनिटी। ई स्क्रूनिटी ऐसा नहीं है कि बहुत बेकार है और मैं बोल रहा हूँ कि मत सिलेक्ट करो। ई स्क्रूनिटी का क्या है एडवांटेज है कि आपको जाना नहीं है, 2-3 दिन में आपका वेरीफाई हो जाएगा, और अगर गलत रहा तो फिर वो रिटर्न आ जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा इतना अच्छे से। तो ज्यादा बेस्ट तो फिजिकल स्क्रूनिटी है, और अगर उसके बाद अगर बोलोगे तो ई स्क्रूनिटी है। बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको ई स्क्रूनिटी करना चाहिए, तो आपको फिजिकल स्क्रूनिटी करना चाहिए, वो बेस्ट ऑप्शन है। समझा क्या आपको? तो आपको फिजिकल सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना चाहिए। जैसे ही आपने फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे प्रोसीड किया, तो फिर यहाँ आपको कुछ ऑप्शंस आएंगे, जैसे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, तो आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे स्टूडेंट मुंबई सबर्बन का है, तो मैंने यहाँ मुंबई सबर्बन सेलेक्ट किया। अब क्या होगा, अब आपको स्क्रूनिटी सेंटर सेलेक्ट करना है। देखो स्क्रूनिटी सेंटर और डेट का अभी जो अपडेट है, जो फिजिकल और ई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, वो 30 तारीख से। तो अभी इन्होंने सिटी सेल ने इस पे कोई अपडेट नहीं किया है। तो जब ये अपडेट करेंगे ना 30 को, तो यहाँ जब आप सेलेक्ट करोगे ना सिलेक्ट सिक्योरिटी सेंटर, तो जो भी मुंबई सबर्बन, जैसे इसने डिस्ट्रिक्ट मुंबई सबर्बन सेलेक्ट किया, अब मान लो किसी बच्चे ने नांदेड़ सेलेक्ट किया, तो जो भी नांदेड़ में या मुंबई सबर्बन में सिक्योरिटी सेंटर है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, उनके नाम आ जाएंगे, उनमें से आप एक सेलेक्ट कर लो। फिर डेट सेलेक्ट करो कि मान लो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2 जुलाई को करने जाना है, तो 2 जुलाई पे टिक करो। फिर 2 जुलाई पे आपको टाइम बताएगा 10 बजे से लेके 5 बजे तक का, तो कोई भी एक टाइम आप सेलेक्ट कर लो, और उस टाइम आप अपना स्लॉट बुक कर लो, और फिर उस टाइम आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने और चेक कराने। ठीक है, इतना समझा क्या?
लेकिन आपको कोई टेंशन नहीं, आप फॉर्म आगे भर सकते हो। आप इस 3 डॉट पे क्लिक करो। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ सीधा चले जाओ फिल और एडिट एप्लीकेशन फॉर्म, और यहाँ से आप अपना आगे का फॉर्म भरते जाओ, और बाकी का आप वो जो आपका सेंटर है वो यहाँ आप एप्लीकेशन फॉर्म में भर के एप्लीकेशन फॉर्म में जाके भर देना, जो भी स्लॉट आपको बुक करना है 30 तारीख से जब वो स्टार्ट होगा। तो आपको पहले तो टाइप ऑफ कैंडिडेट, अब अगला अगला आपको जो सेलेक्ट करना है कि आप कौन से टाइप के कैंडिडेट हो। तो बहुत सारा टाइप आता है, जैसे कि महाराष्ट्र टाइप ए कैंडिडेट, टाइप बी कैंडिडेट, टाइप सी कैंडिडेट, टाइप डी कैंडिडेट, टाइप ई कैंडिडेट और ओएमएस कैंडिडेट, फिर बहुत सारे ऑप्शन है। तो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। तो सबसे पहले आप किस टाइप के कैंडिडेट हो? सबसे पहले महाराष्ट्र टाइप ए कैंडिडेट। महाराष्ट्र टाइप ए कैंडिडेट में वो कैंडिडेट आते हैं जिनका 10th एंड 12th महाराष्ट्र से हुआ है, या उन्होंने कोई भी जो, या आपने सीबीएसई का ही सीबीएसई बोर्ड के हो लेकिन आपने महाराष्ट्र में ही एग्जाम दिया है, और या आपके पास डोमिसाइल है, या महाराष्ट्र का बर्थ सर्टिफिकेट है जिसमें आपके बर्थ सर्टिफिकेट पे लिखा है बॉर्न इन महाराष्ट्र, तो आप आओगे टाइप ए कैंडिडेट में। तो आप मोस्टली सारे स्टूडेंट इसी टाइप में आते हैं, तो आप जो कैंडिडेट टाइप होगा आपका वो महाराष्ट्र टाइप ए होगा। टाइप बी में कौन से कैंडिडेट आते हैं? टाइप बी में वो कैंडिडेट आते हैं जो टाइप ए के में फॉल नहीं करते। टाइप ए में फॉल मतलब जिनका 10वीं 12वीं महाराष्ट्र से नहीं हुआ है और उनके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल नहीं है, या वो महाराष्ट्र में बॉर्न नहीं हुए, तो ऐसे अगर कैंडिडेट है बट उनके मम्मी और पापा का डोमिसाइल महाराष्ट्र का है, तो फिर वो महाराष्ट्र टाइप बी कैंडिडेट में आने वाले हैं। ठीक है, अब मान लो कि ना ही आप टाइप ए कैंडिडेट हो, ना ही आप टाइप बी हो, मतलब ना ही आपका 10th 12th महाराष्ट्र से हुआ है, ना ही आपके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल है, बर्थ सर्टिफिकेट है, ना ही आपके पापा मम्मी का महाराष्ट्र का डोमिसाइल वगैरह है, लेकिन आपके फादर एंड मदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जॉब करते हैं, ड्यूटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉइज है और महाराष्ट्र में ड्यूटी करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉइज है, मतलब वो सेंट्रल के एम्प्लॉय है लेकिन महाराष्ट्र में ड्यूटी करते हैं, तो आप महाराष्ट्र के टाइप सी कैंडिडेट में आ जाओगे। अब मान लो आप टाइप ए बी सी तीनों में फॉल नहीं करते हो, और आपके जो पापा है या मदर है, मम्मी या पापा है, वो स्टेट गवर्नमेंट में एम्प्लॉय है। एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉय होना, जैसे रेलवे, आप रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हुआ, ठीक है, जैसे एमपीएससी से कुछ लगा तो आप स्टेट गवर्नमेंट में एम्प्लॉय हो, तो फिर आप महाराष्ट्र टाइप डी में आओगे। ठीक है, आई थिंक ये समझ में आ चुका। अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, टाइप ई कैंडिडेट कौन से? टाइप ई कैंडिडेट वो हैं जिन्होंने अपना एसएससी एचएससी वगैरह महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर के इधर से किसी इंस्टीट्यूट से किया है 10th एंड 12th, तो टाइप ई कैंडिडेट में आएंगे और उनका मदर टंग भी क्या है? मराठी है। तो आपको वो लिस्ट दिया हुआ है, यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ आपको प्रॉपर लिस्ट दिया हुआ है कि कौन कौन सा महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर का रीजन है। तो आप अगर उस रीजन में फॉल करते हो, विलेजेस जो दिए नाम, अगर आप उस रीजन में फॉल करते हो तो फिर आप टाइप ई कैंडिडेट में आ जाओगे। आई थिंक ये आपको इतना पूरा क्लियर मैंने कर दिया है। ठीक है, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप। नेक्स्ट आता है ओएमएस। व्हाट इज ओएमएस? ओएमएस मतलब आउटसाइड महाराष्ट्र कैंडिडेट। ठीक है, आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट वाले कौन से कैंडिडेट हैं? जिनकी नेशनलिटी इंडियन है बट ना ही उन्होंने 10th किया है महाराष्ट्र ने, ना 12th, ना उनका डोमिसाइल है, ना बर्थ है, ना ही कोई फादर मदर का कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, स्टेट गवर्नमेंट का या नेशनल गवर्नमेंट, नेशनल में सेंट्रल में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय का स्टेटस है, तो आप सीधा सीधा महाराष्ट्र का जो आपका डोमिसाइल है उसमें नहीं आते हो, तो आप आउटसाइड महाराष्ट्र कैंडिडेट कहलाओगे। और आप अगर यहाँ एडमिशन लेने चाहते हो तो आपका फिर वो जेई के मार्क्स के बेस पे 15% क्वाटा के बेस पे आपका एडमिशन होगा। उसके अलावा बहुत से यहाँ JNK जम्मू एंड कश्मीर का माइग्रेंट का लिखा है, तो इतना अपने को इतना नहीं देखना है, इसमें बहुत ही कम लोग आते और फिर आप सेव एंड प्रोसीड कर सकते। ठीक है, तो मोस्टली कैंडिडेट जो होते हैं वो टाइप ए के होते हैं, जैसे ये वाला कैंडिडेट है टाइप ए का है, तो मैंने इसका टाइप ए सिलेक्ट कर दिया और टाइप ए सिलेक्ट करने के बाद यहाँ मैं सेव एंड प्रोसीड कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं सेव एंड प्रोसीड करता हूँ तो अगला मेरे को कैंडिडेट का टाइप पता चल गया। अब अगला मेरे को होम यूनिवर्सिटी और कैंडिडेट की कैटेगरी डिटेल के बारे में जानना है। ठीक है, तो सबसे पहले होम यूनिवर्सिटी के बारे में देखते हैं। तो जैसे ही आपने सिलेक्ट किया कि आप टाइप ए कैंडिडेट हो, तो टाइप ए कैंडिडेट हो तो आप कौन से डॉक्यूमेंट दिखा रहे हो?
टाइप ए कैंडिडेट हो तो आपको 3 डॉक्यूमेंट्स यहाँ ऑप्शन में, एक है बर्थ सर्टिफिकेट, या तो आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट दिखाओ जिसपे आपका बॉर्न महाराष्ट्र का लिखा हुआ है, या आप अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिखा दो, या आप अपना स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट दिखाओ। जैसे इस कैंडिडेट ने अपना डोमिसाइल दिखाया, ठीक है, डेमोसाइल दिखा दो। फिर आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है कि इस कैंडिडेट ने स्कूल कहाँ से पास किया है। तो इस कैंडिडेट ने स्कूल जो पास किया है वो मुंबई सबर्बन डिस्ट्रिक्ट से पास किया है, तो मुंबई सबर्बन मैंने सिलेक्ट कर दिया। मान लो आपने नांदेड़ से किया तो आप नांदेड़ सिलेक्ट करो। एचएससी भी इसका मुंबई सबर्बन डिस्ट्रिक्ट से हुआ है, तो यहाँ आप मुंबई सबर्बन सिलेक्ट करो। फिर मुंबई सबर्बन में आपका तालुका कौन सा है, जैसे कि इस कैंडिडेट का बोरीवली आता है, और ऑटोमेटिक आप देखोगे तो आपकी यूनिवर्सिटी यहाँ अपने आप, जैसे ही आपने अपना 10th एंड 12th लिखा मुंबई सबर्बन, वैसे ही यहाँ आपकी जो होम यूनिवर्सिटी आ गई वो मुंबई यूनिवर्सिटी आ गई। सर इसका मतलब क्या है? बेसिकली 2 यूनिवर्सिटी होती है, एक होम यूनिवर्सिटी, एक अदर देन होम यूनिवर्सिटी। जिस रीजन में आप पढ़े हो, जहां से आपका 10th 12th हुआ है, उसके पास आसपास अगर कोई यूनिवर्सिटी है, जैसे कि कोई एमएमआर रीजन में पढ़ा है, एमएमआर रीजन मतलब नवी मुंबई, थाने, पालघर और ग्रेटर मुंबई और सबर्बन मुंबई, अगर इधर कोई बच्चा पढ़ा है तो उसके लिए होम यूनिवर्सिटी क्या होगी? मुंबई यूनिवर्सिटी। लेकिन अगर कोई बच्चा पुणे में पढ़ा है तो उसके लिए होम यूनिवर्सिटी क्या होगी? सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी। तो अगर मैं मुंबई का कैंडिडेट हूँ तो मेरे लिए होम यूनिवर्सिटी मुंबई यूनिवर्सिटी होगी, और वो जो सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी है पुणे की, वो मेरे लिए अदर देन होम यूनिवर्सिटी होगी। तो हर कॉलेज में 2 टाइप की सीट भी होती है, एक होम यूनिवर्सिटी सीट, एक अदर देन होम यूनिवर्सिटी सीट। तो अगर आप अपने सिटीज के कॉलेज में ले रहे हो, जहां आप रहते हो वहां के कॉलेज में ले रहे हो, तो आपको होम यूनिवर्सिटी सीट मिलेगी। और अगर आप जहां आप नहीं रहते, मतलब आप पुणे में नहीं रहते, आपका पुणे में 10वीं 12वीं नहीं हुआ है, आप वहां सीट लेना चाहते हो, तो आपके लिए वो अदर देन होम यूनिवर्सिटी सीट होगी। आई थिंक आपको एक क्लियर हो गया। और कुछ कॉलेजेस में जो ऑटोनॉमस होते हैं उनमें एक ए वाला कोई ऑप्शन नहीं होता, होम यूनिवर्सिटी अदर देन होम, वहां स्टेट लेवल सीट होता है, वहां पूरे स्टेट का कोई भी बच्चा इंडिपेंडेंटली अप्लाई करेगा और एक ही तरीके का कट ऑफ रहेगा। आई थिंक ये क्लियर हो गया यूनिवर्सिटी वाला ऑप्शन। अब आपको यहाँ कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, तो कैटेगरी में मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। एक तो आप ओपन सिलेक्ट करोगे तो फिर आपको क्या क्या ऑप्शन है। एक आपने कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट किया, जैसे कि मान लीजिए ओबीसी सिलेक्ट किया या कुछ सिलेक्ट किया। जैसे पहले मैं आपको यहाँ ओपन सिलेक्ट कर ओबीसी सिलेक्ट करके बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ ओबीसी सिलेक्ट किया, जैसे ही आप ओबीसी सिलेक्ट करोगे तो कोई भी आप कैटेगरी सिलेक्ट करो, ओबीसी, एससी, एसटी, तो आपको आपका कास्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ओबीसी में कौन सा कास्ट है वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो बड़ई, आगले, अलकारी, ये सब लिखा है, तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर आपको उसका कास्ट के साथ कास्ट का वैलिडिटी सर्टिफिकेट होता है। आपका कास्ट सर्टिफिकेट है बट उसके साथ आपकी कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट होनी चाहिए। तो कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट के लिए अब आपके पास कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट है, मतलब टाइम लिमिट है आपका, अगले साल तक का डेट है, तो आपको अवेलेबल सिलेक्ट करना है। अगर आपका कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट का डेट खत्म हो गया है बट आपने अप्लाई किया लेकिन अभी तक मिला नहीं है, तो आपको अप्लाइड बट नॉट रिसीव सिलेक्ट करना है। लेकिन अगर आपने अप्लाई ही नहीं किया है तो फिर आपको यहाँ नॉट अप्लाइड सिलेक्ट करना पड़ेगा, और जैसे ही आप नॉट अप्लाइड सिलेक्ट करोगे ऑटोमेटिक आपको वो लोग ओपन कैंडिडेट कंसीडर करेंगे। आई थिंक ये क्लियर हो गया। ये तो हो गया कि कैटेगरीज का आप देख सकते हो। नेक्स्ट, अगर आप सीधा सीधा ओपन सेलेक्ट करते हो तो आपका जो भी एनुअल इनकम है वो अपने आप आ जाएगा, जो आपने बेसिक डिटेल में स्टार्टिंग में भरा है। फिर आपको सेलेक्ट करना है कि डू यू वांट टू अप्लाई फॉर ईडब्ल्यूएस। तो ईडब्ल्यूएस के लिए आपको अप्लाई करना है कि नहीं, उसके लिए आप यस या नो सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ईडब्ल्यूएस के लिए देखो, आपका महाराष्ट्र स्टेट में 1967 तक का रेजिडेंशियल प्रूफ होना चाहिए। कभी भी फर्जी वगैरह मत बनवाइए, क्योंकि अगर आप पकड़े गए तो आपका बाद में डिग्री रिजेक्ट कर सकते हो लोग, या आपको काउंसलिंग के वक्त ही बाहर कर सकते हो लोग। तो इसलिए अगर आपके पास ऑथेंटिक है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो रखिए। जैसे इस कैंडिडेट का नहीं है तो मैंने यहाँ नो रख दिया। ठीक है, और फिर इसका कास्ट नेम आप सिलेक्ट कर सकते हो। कास्ट नेम वही जो भी इसका कास्ट है, जैसे इसका कास्ट है कुशवाहा, तो यहाँ मैंने KUSHWAHA कुशवाहा सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, और उसके बाद मेरे को सेव एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पे जाना है। तो देखो, मैंने टाइप ए कैंडिडेट था, डोमिसाइल सर्टिफिकेट मुंबई सबर्बन में सब कुछ हुआ, बोरीवली मुंबई यूनिवर्सिटी, कैटेगरी इसका ओपन। मैंने कास्ट के लिए भी बता दिया आपको, एनुअल फैमिली इनकम अप्लाइड फॉर नो,
इंटरकास्ट नेम कुशवाहा और आगे सेव एंड प्रोसीड करना। जैसे ही मैंने कैंडिडेट टाइप डाला, फिर उसके बाद मैंने होम यूनिवर्सिटी सेलेक्ट किया, फिर उसके बाद मैंने कैटेगरी डिटेल्स दिया। तो आप ट्रिपल डॉट पे क्लिक करके देख भी सकते हो अब तक हमने क्या क्या बनाया। रजिस्ट्रेशन डिटेल दे दिया, कैंडिडेट टाइप डिटेल दे दिया, होम यूनिवर्सिटी डिटेल दे दिया, और अब हम स्पेशल रिजर्वेशन डिटेल पे, फिर अपने को क्वालिफिकेशन डिटेल डालना पड़ेगा, फिर जेई नीट का डिटेल डालना पड़ेगा, फिर फोटोग्राफ और साइन डालना पड़ेगा, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, फिर एप्लीकेशन फी क्या लिखा है वो मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में, फिर प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म और अपना फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल हम इसको देखते हैं अभी। ठीक है, तो देखो ध्यान से। तो अब अपने को सबसे पहले जो नेक्स्ट पार्ट है स्पेशल रिजर्वेशन डिटेल में, उसने पूछा है पर्सन विद डिसेबिलिटी और नॉट। तो अगर है तो किस टाइप का वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल। नेक्स्ट, इस पेरेंट्स और डिफेंस पर्सनल, क्या आपके पेरेंट्स डिफेंस में हैं तो D1 D2 D3 कौन से हैं वो बताना पड़ेगा, और अगर नहीं है तो सिर्फ नॉट एप्लीकेबल करके आप आगे बढ़ सकते हो। नेक्स्ट, आपका फैमिली इनकम आपने जो डाला था वो ऑटोमेटिक करने का। नेक्स्ट से डू यू वांट टू अप्लाई फॉर अ TFWS। TFWS क्या होता है, ट्यूशन फीस वेवियर स्कीम। इसमें क्या होता है, आपका मान लीजिए किसी बच्चे का अगर कॉलेज का ट्यूशन फी 1 लाख है तो TFWS में 4-5 हजार सिर्फ लगता है। तो फिर TFWS में यस करना चाहिए क्या सबको, हाँ आप लोग यस कर दो। ठीक है, अगर आपको अच्छा परसेंटाइल है तो आपको वही आईटी ब्रांच उस कॉलेज में, उस प्राइवेट कॉलेज में, उसी आईटी कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच में आप 5 रुपए दे रहे होगे और सामने वाला 100 रुपए दे रहा है, कुछ ऐसा आप TFWS समझ सकते हो। तो आप सब बच्चे इसको यस कर सकते हो। अगर आप SC ST कोटा से हो तो ऑलरेडी आपको 100% फी का हो रहता है, तो आप यस करो नो करो वो तो ठीक है, चलेगा। आई थिंक इतना सबको क्लियर हुआ। तो TFWS वाला ऑप्शन आप यस सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, तो यहां मैंने मान लीजिए यस सिलेक्ट कर दिया। लेकिन अगर आप TFWS यस सिलेक्ट कर रहे हो तो एक चीज आप याद रखो, आपको नीचे लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू अपलोड इनकम सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट्स इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हैविंग एनुअल इनकम बिलो 8 लाख। तो अगर आपने TFWS यस सिलेक्ट किया है तो आपके फादर की जो एनुअल इनकम होनी चाहिए पेरेंट्स की वो 8 लाख के नीचे होनी चाहिए, इस बात का ध्यान दो। तो अगर 8 लाख के ऊपर है तो फिर आप TFWS पे नो कर दो, क्योंकि फिर आपको क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट डालना पड़ेगा, तो ये बात भी याद रखो। नेक्स्ट, आर यू ऑर्फन, है तो यस, नहीं है तो नहीं, जैसे ये नहीं है तो नो, उसके पेरेंट्स है। डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कैंडिडेट टाइप। अब जैसे आप माइनॉरिटी कैंडिडेट टाइप पे सिलेक्ट करते हो, तो जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ यस सिलेक्ट किया, देखो तो 2 टाइप की माइनॉरिटी होती है, एक है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, एक है रिलीजियस माइनॉरिटी। अब जैसे महाराष्ट्र में 99% बच्चे मराठी है मेजोरिटी, तो मेजोरिटी में आ गए। लेकिन और जो भी बच्चे हैं जैसे गुजराती हो गए, हिंदी हो गए, तमिल हो गए, मलयालम हो गए, तो माइनॉरिटी में आएंगे। और ये सब लैंग्वेज है ना, तो इनको बोलते हैं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। और एक होता है रिलीजियस माइनॉरिटी। व्हाट इज रिलीजियस माइनॉरिटी, जैसे कि हिंदू मेजोरिटी है, बट हिंदू के अलावा अगर आप क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, बुद्धिस्ट हैं, मुस्लिम हैं, तो फिर आप जो है रिलीजियस माइनॉरिटी के अंडर अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं मुंबई, पुणे, नागपुर में जो माइनॉरिटीज के हिसाब से होते हैं, तो वहां आपको क्या है, अगर आप माइनॉरिटी से अप्लाई करोगे तो आपको बहुत ही लो परसेंटाइल में सीट मिल जाता है। कुछ को तो मैंने ऐसे देखे माइनॉरिटी कॉलेजेस, क्रिश्चियन माइनॉरिटी वगैरह कॉलेजेस में, कि जहां 2-2 परसेंटाइल पे भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिलता है, वो भी अच्छे कॉलेज में। तो फिर आपको उस हिसाब से सिलेक्ट करना है। जैसे एक कैंडिडेट लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के अंडर आता है, और इसका माइनॉरिटी मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट किया हिंदी, तो इसने मैंने हिंदी माइनॉरिटी का डाल दिया, उसमें भी हिंदी में डायरेक्ट हिंदी माइनॉरिटी डाल दिया। लेकिन जैसे ही आप हिंदी माइनॉरिटी डालते हो तो फिर आपको एक बात याद रखना है, आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। डॉक्यूमेंट, अगर आपके पास स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, उस पर आपका रिलीजन लिखा है, जैसे आपने रिलीजियस माइनॉरिटी मुस्लिम डाला है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पे रिलीजन मुस्लिम लिखा होगा, या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पे अगर आप हिंदी माइनॉरिटी से हो या गुजराती माइनॉरिटी से हो तो उस पर मदर टंग हिंदी या गुजराती लिखा होना चाहिए, तो वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। लेकिन मान लो आपके बर्थ सर्टिफिकेट, लिविंग सर्टिफिकेट पे नहीं लिखा है, तो फिर आपको यहाँ से एक प्रोफोर्मा ओ करके दिया हुआ है, उसको डाउनलोड करना है, उसको फिल करना है, फिल करने के बाद एफिडेविट अटैच करना है, और फिर उसको अपलोड करना पड़ेगा। आई थिंक क्लियर हो गया। तो माइनॉरिटी के लिए या तो आप लिविंग सर्टिफिकेट डाल दो अगर उसमें लिखा है, चाहे वो रिलीजन को चाहे लैंग्वेज का, और
दूसरा अगर नहीं है तो फिर प्रोफोर्मा का। और मैंने इस कैंडिडेट का देखो सारा लिख दिया है, एक बार चेक कर लेता हूँ। पर्सन डिसेबिलिटी नॉट, डिफेंस नॉट, TFWS से अप्लाई करना है, ऑर्फन नहीं है, माइनॉरिटी यस, लिंग्विस्टिक यस। तो यहाँ सेव एंड प्रोसीड। और अगर आपने नो सेलेक्ट किया माइनॉरिटी पे तो कुछ नहीं आएगा, सीधा आप आगे बढ़ जाओगे। अब आता है आपका क्वालिफिकेशन डिटेल्स, नेक्स्ट ऑप्शन। तो आपको SSC बोर्ड सेलेक्ट करना है। SSC बोर्ड महाराष्ट्र बोर्ड मोस्टली स्टूडेंट का है। कौन सा पासिंग ईयर है, मोस्टली बच्चे करंट ईयर में ही 12th दिए, तो मोस्टली बच्चों का पासिंग ईयर SSC का होगा 2023 वो लिखना है। अपना SSC का सीट नंबर लिखना है, और जो भी आपको मार्क्स मिले, मैथमेटिक्स में कितने ऑब्टेन हुए आउट ऑफ परसेंटेज वो अपने आप कैलकुलेट कर लेगा। साइंस में कितने मार्क्स थे, इंग्लिश में कितने मार्क्स थे, और नीचे यहाँ आपको टोटल एग्रीगेट लिखना है, टोटल मार्क्स कितना मिला है। 500 में से 450 मिला है तो 450 आउट ऑफ 500 डायरेक्टली वो कैलकुलेट करेगा 90%। फिर उसके बाद आपको अपना HSC का डिटेल देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि आपने HSC का एग्जाम दिया, मैंने यहाँ HSC सेलेक्ट किया। जैसे ही आप HSC सेलेक्ट करोगे तो HSC बोर्ड आपका इंडिया में, इंडिया सेलेक्ट किया। फिर आपको यहाँ बोर्ड सेलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे कि महाराष्ट्र बोर्ड अगर मैंने यहाँ समझ लो कि सेलेक्ट किया, महाराष्ट्र बोर्ड सेलेक्ट किया, तो फिर आपको HSC का पासिंग ईयर लिखना पड़ेगा। अब पासिंग ईयर में भी मोस्टली बच्चे इसी साल के होंगे। अगर आपने फेब वाला एग्जाम दिया, आप पास हो तो आपको 2025 डालना है, लेकिन आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं थे, आपने रिजल्ट रीएवल्यूशन में डाला है, तो फिर 2025 रीएवल्यूशन डालिए। या फिर आप HSC का जो अभी एग्जाम है जुलाई वाला, या जो अभी है, तो फिर आपको उसमें री एग्जाम डालना पड़ेगा। जैसे 2025 का इसने दिया है तो यहाँ डाल दिया, फिर ऑटोमेटिक आप सीट नंबर डाल दो, ठीक है। और कैंडिडेट का जो भी मदर नेम है वो आप डाल दो HSC मार्कशीट पे, और कैंडिडेट का नाम डाल दो HSC मार्कशीट से, आपको ऑटोमेटिक आपका HSC का डिटेल दे देगा। लेकिन अगर मान लो आप रिपीटर हो, आपने 2025 में HSC नहीं किया, 2024 में किया, तो फिर आपको सब कुछ भरना पड़ेगा, अपना सीट नंबर भरना पड़ेगा, नाम भरना पड़ेगा, पास हो कि नहीं, और सारा मार्क्स भरना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसी ईयर के हो तो ऑटोमेटिक अपना आपका जो भी डिटेल है HSC का वो ले लेगा, आपका जो भी मार्क्स है, ठीक है। और उसके बाद बस आपको सेव एंड प्रोसीड कर देना है, ठीक है। इतना समझा। तो जैसे ही आप अपना क्वालिफिकेशन डिटेल्स वगैरह डाल दोगे HSC का, SSC का, तो फिर उसके बाद वो आपका जेई मेंस का डिटेल पूछेगा। तो अगर आपने एग्जाम दिया है तो आप यस करो। जैसे कि अगर आपने यस किया तो फिर आपको वही सेम एप्लीकेशन नंबर, स्कोर कार्ड डालना पड़ेगा, आपका जेई का स्कोर आ जाएगा। मैंने बोला नहीं चालाक होते, फिर वो जेई का स्कोर आएगा और आगे आप प्रोसीड कर। तो अगर आपने दिया है ना तो डाल ही दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे इस कैंडिडेट ने नहीं दिया है तो यहाँ मैंने नो किया, ठीक है। फिर उसके बाद इनको इतना फालतू सा टाइम है कि इन्होंने नीट का भी पूछा है, तो अगर नीट का भी दिया है तो आप यस करो, नहीं दिया है तो नो करो। मोस्टली इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो आप, तो मोस्टली आपने नहीं दिया होगा, तो फिर आप सीधा सीधा नो कर दो। और जैसे ही आपने नो किया आप फिर आपको यहाँ से सेव एंड प्रोसीड करना है। अब आप जैसे ही सेव एंड प्रोसीड कर लोगे तो फिर आपका आ जाता है फोटोग्राफ डालना है और सिग्नेचर डालना है। तो ध्यान दो, जो भी आपका फोटोग्राफ होना चाहिए वो जेपीजी, जेपीईजी और पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए। जो फोटोग्राफ का साइज होना चाहिए वो 4 से 100 केबी के बीच में होना चाहिए, 4 to 100 केबी होना चाहिए। और फोटोग्राफ का बिट तो अपने आप अरेंज हो जाता है, उसका कोई नहीं है। और जो फोटोग्राफ का फोटो होना एटलीस्ट गुड क्वालिटी का हो, अच्छा दिखे, ऐसा ध्यान रखना। तो यहाँ से आप अपलोड टाइप सेलेक्ट कर लो। जैसे कि अगर मैंने फोटोग्राफ अपलोड कर रहा हूँ तो यहाँ से आप जाओ अपने गैलरी में से जाके फोटोग्राफ अपलोड करो। जैसे ही आपका अपलोड होगा ना तो यहाँ छोटा सा फोटोग्राफ दिखेगा, और जहां आप सिग्नेचर अपलोड करोगे ना तो वहां छोटा सा सिग्नेचर भी दिखने लग जाएगा। बस याद रखना कि लेस देन 100 केबी होना चाहिए और मोर देन 4 केबी होना चाहिए। समझा क्या इतना? ठीक है। आपने सिग्नेचर और फोटोग्राफ अपलोड कर दिया, तो आफ्टर सिग्नेचर एंड फोटोग्राफ अपलोड आपको यहाँ कुछ डॉक्यूमेंट्स आएंगे। सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट्स जो होने चाहिए वो फाइल टाइप जो होना चाहिए वो होना चाहिए पीडीएफ फॉर्म में, जेपीजी फॉर्म में, जेपीईजी फॉर्म में, उनको सब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और मैक्सिमम साइज भी उन्होंने अच्छा दिया है, 500 केबी तक का भी है तो भी चल जाएगा। अब आपने जो डिटेल्स दी है उसके हिसाब से, जैसे कुछ डॉक्यूमेंट्स तो सबके लिए कॉमन है, जैसे सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन नेशनलिटी इन द नेम ऑफ कैंडिडेट, मतलब आपके डॉक्यूमेंट में इंडियन लिखा होना चाहिए। तो आप यहाँ डोमिसाइल भी डाल सकते हो, बर्थ सर्टिफिकेट भी डाल सकते हो, लिविंग सर्टिफिकेट भी डाल सकते हो, क्योंकि उसमें इंडियन लिखा होता है। दूसरा आपको डोमिसाइल डालना है, जिससे आपको पता होना चाहिए कि वो कैंडिडेट महाराष्ट्र स्टेट का ही है,
उसके लिए आपको यहाँ डोमिसाइल डालना पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर आपने TFWS वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है या EWS वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो फिर आपको 8 लाख के नीचे का इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा पेरेंट्स का। ठीक है, जैसे इस कैंडिडेट ने माइनॉरिटी डाला था तो फिर इसको लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का लिविंग सर्टिफिकेट डालना पड़ेगा, लिंग्विस्टिक या रिलीजियस माइनॉरिटी के लिए। और अगर लिविंग में नहीं लिखा है तो फिर ओ प्रोफार्मा डाउनलोड करके फिल करके एफिडेविट अटैच करके यहाँ अपलोड करना पड़ेगा। फिर कुछ कॉमन, जैसे कि आपको पासिंग सर्टिफिकेट डालना है SSC का, ठीक है, फिर उसके बाद आपको HSC का भी डालना है, और फिर आपको जो भी आपका MST CET का स्कोर कार्ड है वो आपको यहाँ डालना पड़ेगा। आई थिंक आपको एक क्लियर है। दूसरा एक याद रखो, अगर आप OBC वगैरह से हो तो फिर आपको कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट, और कोई भी कैटेगरी से हो तो आपको सर्टिफिकेट भी डालने पड़ेंगे, वैलिडिटी सर्टिफिकेट वगैरह भी अपलोड करने पड़ेंगे। जैसे ही आप अपलोड करोगे यहाँ आपको व्यू होते जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही आपने ये सारे डिटेल्स भर दिए तो देखो मैंने जैसे इस कैंडिडेट का सारा काम हो गया है, तो फिर आपको सीधा सीधा आप डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको एप्लीकेशन फी में पे एप्लीकेशन फी ऑप्शन में जाना पड़ेगा। लेकिन अभी मैंने इस कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट नहीं डाला है, तो पे एप्लीकेशन फी में आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि आपने ऑलरेडी CT में रजिस्टर किया हुआ है। तो जब आपने रजिस्टर किया था तो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म का पैसा दिया है, तो फिर अगर आप CT क्वालिफाइड स्टूडेंट हो, MST CT क्वालिफाइड, तो आपको रजिस्ट्रेशन का कोई भी 1 रुपया नहीं पे करना है। लेकिन अगर आपने CT नहीं दिया है, JEE मेंस वगैरह वाले हो, आप आउटसाइड महाराष्ट्र हो, तो फिर आपको फॉर्म का फी पे करवाएंगे, नहीं तो अदरवाइज पे नहीं करना है। बस वो खाली वो लोग जैसे ही आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, सेव एंड प्रोसीड करोगे, पे एप्लीकेशन फी का एक वो आएगा, वो सीधा उसमें भी जाके सब 0 लिखा रहेगा, फी लिखा रहेगा टोटल, लेकिन नीचे लिखा रहेगा हैव टू पे 0, क्योंकि आपने रजिस्टर CT का एग्जाम देने के पहले पे किया हुआ है। तो बस उस पर क्लिक करो, सेव एंड प्रोसीड करो, अपना एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करो। लेकिन याद रखो आपका एप्लीकेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। क्यों नहीं कंप्लीट हुआ है? क्योंकि अभी भी आपको जाके रजिस्ट्रेशन डिटेल में वो आपका स्क्रूनिटी वाला काम करना है। ठीक है, तो स्क्रूनिटी वाला काम आपका अभी भी बचा है। जैसे ये जाके आपको स्लॉट बुक करना है, तो अभी तो इस बच्चे का स्लॉट बुक के ऑप्शन नहीं आ रहे, 30 तारीख से आएगा, तो फिर जाके आप इस बुक करोगे तो जाके आपका ये फॉर्म कंप्लीट है। ठीक है, तब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट कर पाओगे। तो ये मैंने पूरा रजिस्ट्रेशन डिटेल एक्सप्लेन किया है। ऑलमोस्ट ये वीडियो बनाने में कट करो बनाओ अपलोड करो, कट करो बनाओ अपलोड करो, ये सब करने में ऑलमोस्ट मेरे को 5 से 6 घंटे चले गए, 7 घंटे, और एडिटिंग करने में। प्लीज गाइस चैनल सब्सक्राइब रखो, वेल नोटिफिकेशन बटन दबा के रखो, ठीक है, मेरे को भी कॉन्फिडेंस मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।